बबन, हाँ, ये ले। दिलीप, सिग्नल पता है ना? हाँ। देकर जल्दी वापस आना। जाओ। दिलीप, कहाँ हो तुम? इतना टाइम क्यों लगा रहे ये लोग? हेलो नंदा, क्या है? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ, आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत। हेलो, क्या हो गया? हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। बबन, दिलीप, चंदू, चंदू। कहा जाता है कि विकृत मानसिकता विनाश का आगमन है। एक अपराधी जब किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेता है तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई सारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। अपने किसी करीबी की मौत इंसान को इतनी गहरी चोट पहुंचाती है जिसके जख्म जिंदगी भर ताजे रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे भयंकर अपराधी का केस लेकर आए हैं जिसके निर्दयी स्वभाव, क्रूर व्यवहार और जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर लोगों का दिल दहल जाएगा। ऐसा अपराधी जो अपने बेखौफ इरादे और बेशर्म रवैये के चलते इतना गिर गया था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और बुराई का एक ऐसा भयानक रूप दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। मनीष, तू गप्पा बसा। लेकिन आई तू ऐसा कर कैसे सकती है? प्रॉपर्टी माझी है, इसमें से मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। अरे अगर ये जमीन तेरे नाम पे कर देना तो तू उसे भी बेच के खाएगा। पहले 2 रुपए तो कमा के दिखा मुझे, हैं? अक्खा दिन मवालीगिरी करते घूमता है। तेरे को पहले ही बोल रहा हुआ, उस जमीन पर मेरा भी हक है। चुपचाप उसे मेरे नाम पे कर दे वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा घर है और ये हरकत फिर से की ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ पे हाथ उठाता है। अबे तू होता कौन है रे हमारे घर के बीच में बात करने वाला? वो तो आई की मेहरबानी है करके तू यहाँ रह रहे, समझा ना? मेहमान है, मेहमान की तरह रहे। मनीष देख, बोल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अबे ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? पुलिस में कंप्लेन करेगा, जा कर लेना जो करना है। कितना खून निकला। कोई अपनी माँ पे हाथ उठाता है क्या? और आप कब तक ऐसे सहती रहेंगी? अरे वो हमारी कोथरूड वाली जमीन है ना, वो मैंने मेरी बेटी सीमा के नाम कर दी और मनीष को ना पूछा ना बताया, इसलिए वो नाराज हो गया है। गलती तो मेरी ही है ना। गुस्से में हाथ उठाना मनीष की गलती है। कब तक आप उसकी गलती को अपनी गलती बोलकर ऐसे सहती रहेंगी? भगवान न करे कल के दिन कुछ हो गया तो? सरला आंटी, ये क्या हुआ? कैसे लगा ये? आप ठीक हो ना? अरे काव्या बेटा, बस बस, वो मैं फिसल गई और मुझे चोट आई, लेकिन पंकज ने देखो ना पट्टी करके दी है मुझे। फिर झूठ ना, ये मनीष ने किया है ना? मेरे ही पिछले जन्म के कुछ भोग होंगे जो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो। आंटी, हम बच्चे ही तो हैं आपके। देख सीमा, मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, वो जमीन चुपचाप मुझे वापस कर दे। काव्या, हाय काव्या। शट अप मनीष, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। चलिए आंटी।
गाड़ी क्यों रोकी? भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? हॉस्पिटल तक जाना है। मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो मिल जाएगा। मेरा कस्टमर पिकअप के लिए वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई। आओ बेटा। आइए सर, गले की नस काट के। कार्टून में कच्ची दारू मतलब कुछ तो इलीगल काम हो रहा था यहाँ पे। सर बब्बन की लाश हमें इस पेड़ के पीछे मिली थी और दिलीप की लाश वो पत्थर के पीछे। ये दिलीप और बब्बन इसी के लिए काम करते हैं। सर यहाँ ये यहाँ 2 लाशें और हैं इस तरफ, ये देखिए। और सर दूसरी लाश वहाँ है। और सर एक बैग भी मिला है, लेकिन सर इसमें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये देखिए। जोशी, इसका मतलब यहाँ स्मगलिंग हो रही थी और ये चंदू अपने सामने वाली पार्टी को धोखा देने वाला था। आपसे मुठभेड़ में मारे गए। ये जो कुछ भी हुआ है डील फाइनल होने से पहले ही हुआ है। क्या ये कल रात में 3 गेस्ट आए थे, अंदर एंट्री है, तेरे रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रात भर सोने के पैसे देता हूँ मैं। सॉरी सर। और श्रुति कहाँ मर गई? आई क्यों नहीं अभी तक? सर उसकी पापा की तबीयत खराब है। भाई साहब वो एक रूम मिलेगा क्या? हाँ सर, आइए ना, आइए सर, वेलकम। नाम क्या है सर? न जाने कैसे मीडिया वालों को भनक लग गई और वो जंगल वाले क्राइम स्पॉट पे पहुंच गए सर। सर आप टेंशन ना लें सर, इस केस को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। जी जल्दी कंट्रोल करेंगे सर। जी सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके सर, जय हिंद। इस हत्याकांड के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी बात कराओ तुरंत। और हाँ, उस विजय सिंह की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। अरे विजय, क्यों भड़का रहा है लोगों को मेरे खिलाफ? भड़का नहीं रहा हूँ शेट्टी साहब, उनको उनका हक दिला रहा हूँ जो आप नहीं देना चाहते। कौन बोला है? 1 महीने का पगार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, समझा ना? और तू ज्यादा लीडर मत बन। लीडर बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। 3 महीने का पगार दे दीजिए, वरना क्या? वरना क्या? जानता है मैं कौन हूँ? हाथ मत लगाइए शेट्टी साहब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो बेटा मैं अब तुझे दिखाता हूँ क्या होता है। क्या? कच्ची दारू? नहीं सर, वो मैं पहले करता था, अभी वो बंद कर दिया। अभी सिर्फ देसी दारू, वो भी लीगल है सर। ये कच्ची दारू का धंधा विजय करता होगा सर, मेरे पीठ पीछे। विजय के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ सर, वो विजय मेरे वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन उसके इस काले धंधे के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ये हाथ पे निशान कैसा है? ये सर वो राखी बंधाई थी, टूट गई। क्यों सर? पापा मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं बोलते कनक बेटा, मम्मी नानू जी कितना प्यार करते तुमसे। बस मुझे एक नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हें और मम्मी को यहाँ से लेके जाऊंगा। पर पापा। कनक, तुझे कितनी बार कहा है इस कमीने आदमी से मत मिला कर। नाना जी, मेरे पापा है वो। अगर इससे इतना ही प्यार है ना, तो तू भी क्यों नहीं चली जाती इसके साथ? कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो संवर जाती। तुम दोनों से छुटकारा मिलता तो कम से कम वो आगे तो बढ़ पाती। पापा प्लीज। तू चुप रहे और इसे लेकर अंदर जा। चल अंदर जा। और तू दोबारा यहाँ कदम में मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खुरपी जैसे किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, सीधा गर्दन की नस पे वार। खुरपी? ये मर्डर वेपन कुछ अजीब नहीं है? सर दिलीप, बब्बन, विजय और योगेश, इनकी जो गर्दन की नस काटी गई उसका जो कट है वो काफी खुरदुरा है। और इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल रिपोर्ट मंगवाई गई। और सर गिरीश के घर वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि गिरीश अपने घर से बाइक लेके निकला था जो गायब है। सर उसके नंबर प्लेट से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जोशी, इस जंगल वाले हत्याकांड में एक्चुअल टारगेट कौन था, इसके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर विजय दिलीप और बब्बन का बॉस था, हो सकता है उसी के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली हो। विजय की पत्नी नंदा से बात हुई, उसे इस दारू की स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात योगेश और गिरीश की, ये दोनों मुझे मेन टारगेट नहीं लगते। इनका किलर को मिलना इत्तेफाक हो सकता है। अब बाकी बचे वो लोग, लॉज का मालिक रोहित तोमर और वहां का सिक्योरिटी गार्ड गणेश, उनके बारे में कुछ पता चला?
सर रोहित की पत्नी अभी शहर में नहीं है, कल तक पहुंचेगी। बाबा बाबा आई खाना खाने बुलाई। अबे नालायक, सब बिगाड़ दिया ना तूने। नंदा जल्दी तो, टिफिन लेट हो रहा है। हाँ हाँ बस 1 मिनट, बस रेडी है। हाँ आज रात को लेट आऊंगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। विजय तुम्हारा नहीं हमें। नंदा, कब तक हम विजय से ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चलो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा भाग नहीं सकती। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। इसका मतलब विजय जब तक तुम्हारी जिंदगी में है, तुम शादी नहीं करोगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और ये मनीष, बे पता है जा रहा हूं, लेकिन तू शादी भले ही इससे कर रही है, तो अगर तो नहीं मनाऊंगा ना। हेलो, ये धीरज राहु काल बन के मेरी बेटी कृष्णा की जिंदगी में आके बैठा हुआ है। जब तक ये रहेगा तब तक मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इसे तुरंत रास्ते से हटाना होगा, कैसे भी, और आज ही। क्या हुआ? मुझे ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी, पापा वरना वो लोग आपको मार डालेंगे। पापा हम जल्दी जल्दी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा। कौन मारेगा? काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। लेकिन बेटा तेरी मम्मी तो वहीं पर है ना। पापा नाना जी मम्मी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग चलते बाद में आके मम्मा को ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन विष्णु जी, आप तो कह रहे हो धीरज गुप्ता कनक के पिता है, तो उनके साथ जा सकती है ना, गलत क्या उसमें? अरे सर, आप समझ ही नहीं रहे हो। मेरी नातिन कल रात से गायब है और उस धीरज ने कुछ गड़बड़ किया है। 1 नंबर का कमीना है वो, आप पकड़िए उसे। सर मैं अपने मतलब धीरज के घर भी जाकर आई, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, अब प्लीज उन दोनों को ढूंढ लीजिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो सर। प्लीज सर, प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए। सर, वो मेडिकल शॉप जिसकी रिसीट मिली थी वो पिछले कुछ दिनों से बंद है, उसका ओनर गायब है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। और शेट्टी, उसके बारे में कुछ मिला? सर उसका सीडीआर और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। विजय के मर्डर वाले दिन वो अपने घर पे ही था। जोशी, अगर शेट्टी को ये काम करना ही होता तो वो अपने हाथ गंदे क्यों करेगा? हो सकता है इस काम के लिए उसने सुपारी दी हो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। ओके सर। सर एक अजीब बात पता चली, एक ऑटो वाले ने हमें बताया कि उसने क्राइम सीन के पास एक औरत को ड्रॉप किया था और विजय की बीवी नंदा का कॉल लोकेशन सुबह 5:30 बजे क्राइम सीन के पास था और नंदा के सीडीआर में गैंगस्टर राकेश मोरे का नंबर भी मिला है। तो नंदा को थाने बुलवाओ। सर वो जो कैब में सिम कार्ड मिला था वो किसी बंटी सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है, शिवाजी नगर का एड्रेस है। तुरंत वहां के लिए निकलो, शायद कुछ हाथ लगे। अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ, आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत। हेलो, क्या हो गया? हेलो, साहब मैं बहुत डर गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने घर जाके राकेश का भी इंतजार किया, पर वो नहीं आया। कहानियां गढ़नी बंद करो नंदा। राकेश के साथ मिलकर तुमने ये कांड किया, बाकी लोगों को क्यों मारा? साहब मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस ये चाहती थी कि राकेश और मेरी सच्चाई किसी के सामने ना आए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी ना कि राकेश विजय को मारना चाहता था? नहीं साहब, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ।
ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। अपना एक कांस्टेबल को बोलो इस पे निगरानी रखे और राकेश को उठवाओ। राइट सर। जय हिंद सर। केस का क्या स्टेटस है सिंह? सर ये विजय कच्ची दारू स्मगल करता था। हम स्मगलिंग का एंगल भी इन्वेस्टिगेट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विजय की वजह से इतने मर्डर हुए होंगे। तुम बाकी विक्टिम्स पे ध्यान दो। हाँ सर, बाकी एंगल भी स्टडी कर रहे हैं हम सर। और वो स्मगलिंग वाले एंगल में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर। जय हिंद सर। बॉडी पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं है। बच्ची को गला दबा के मारा है। बॉडी पे चोट के निशान तो नहीं है, शायद ये खून धीरज का ही है। नौ नंबर का जूता है। मासूम कनक को बड़ी बेरहमी के साथ मारकर जंगल में फेंक दिया गया था। कनक के पिता धीरज कहां थे, उनके साथ क्या हुआ था? वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। लाखों कोशिशों के बावजूद पुलिस उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर पाई। देखिए कृष्णा जी, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने जरूरी है। हमें जहां से कनक की डेड बॉडी मिली थी वहां एक 9 नंबर का जूता मिला है। क्या आपके पति धीरज 9 नंबर का जूता पहनते हैं? धीरज तो 8 नंबर का पहनता है। और आपके पिता विष्णु जी? सर वो पापा शायद 9 या 8 नंबर का पहनते हैं। सर शेट्टी का राइट हैंड सतीश के सीडीआर में हिस्ट्री शीटर मुन्ना का नंबर मिला है। इन दोनों के बीच पिछले महीने काफी बातचीत हुई थी। उठा लो इस मुन्ना को। और सर ये रोहित को लैंड माफिया यशवंत से काफी धमकियां मिल रही थी। दुगनी कीमत दे रहा हूं, ले ले। और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे, वरना क्या? और तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूं। विनोद चंदेल को पुलिस की धमकी देता है। सर छोड़ दीजिए सर। लो, छोड़ दिया। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है भाभी जी। समझाओ अपने पति को, अगर इसे कुछ हो गया तो आपको कौन संभालेगा? वैसे संभाल तो हम भी लेंगे। समझाओ इसे। चल रे। लैंड माफिया, जमीन के लिए मर्डर करना या कराना आम बात हो गई है आजकल। ये रोहित के मर्डर के वक्त लैंड माफिया यशवंत कहां था? शहर में नहीं था सर। अगर रोहित इसका टारगेट था तो फिर इसने विजय और उसके लोगों को क्यों मारा होगा? सर यशवंत और शेट्टी दोनों पुराने दोस्त हैं। यानी कि इन मर्डर से दोनों को फायदा हो रहा था। एक तीर से दो निशाने। किस बात का कन्फेशन? अगर मुझे रोहित को मरवाना होता तो उसे ऐसे गायब करवाता कि उसका नामो निशान तक पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियारी नहीं। ये गलती एक बार तो माफ कर रहा हूं। सरकारी नौकर हो ना, मेरे बारे में पता करो कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है। और अगली बार बिना सबूत के मेरे पास मत आना, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा कि सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। हो गई 4 धाम की यात्रा। यहाँ पोती गायब थी और आप गए थे अपने पाप धोने। अरे लेकिन मैं तो उसके सलामती के लिए माथा टेकने गया था। ये जूता आपका है? नहीं। आपके जूते देख के लग रहा है ये 9 नंबर के होंगे। हाँ तो? हमें कनक की डेड बॉडी के पास 9 नंबर का जूता मिला है। लेकिन आपका कहना है कि मैंने मेरे नाती को। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये जूता भी मेरा नहीं है तो किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? हाँ ये मेरी है, लेकिन ये आपके पास कैसे? धीरज के घर में मिली। झूठा तो था ही, चोर भी था मतलब कनक की तरह उसे भी मार दिया। देखिए ये सब फालतू चीजें दिखा के ना आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। ठोस सबूत हो तो मुझे यहां बुलाइएगा। चल रहा हूं मैं। सर एक एनजीओ है आरजू, जहां पे वॉलंटियर्स भंडारा करते हैं और मेला लगाते हैं, जहां पे लोकल लोगों की बनाई हुई चीजों को बेचा जाता है। उसी में इत्र भी बिकता है, वैसा ही जैसे हमें क्राइम साइट पे मिला था। सर एनजीओ के वॉलंटियर्स की लिस्ट में एक नाम सामने आया, नटवर मलिक। और मेडिकल शॉप के ओनर ने बताया कि जो रिसीट बनाई गई थी वो किसी नटवर के नाम से बनाई गई थी, और जो दवाई ली गई थी वो बिना डिटेल्स के बेची नहीं जा सकती। जोशी, अगर ये नटवर ही किलर है तो बहुत शातिर खिलाड़ी है। परफेक्ट कवर लिया है इस एनजीओ का उसने। चुपचाप पेपर पे साइन कर दे, समझे ना? तर तुम्ही कुठे साइन करणार नाहीये। मी माझी प्रॉपर्टी तुझ्या नावावर कधीच करणार नाही। क्या कर रहा है?
वो मनीष बचकर नटवर यही एनजीओ होम में रहता था, लेकिन 4 महीने पहले वो किसी को बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। उसका कुछ सामान पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे कोई मिलने भी आता जाता था यहाँ? उसका एक दोस्त था, वो भी कभी कभी यहाँ वॉलंटियरिंग करने आता था और दोनों साथ में ही रहते थे। उसके दोस्त की या उसकी कोई फोटोग्राफ या डिटेल होगी आपके पास? ऐसे वॉलंटियर्स की कोई डिटेल्स हम नहीं रखते। एक बात बताइए, आपके एनजीओ के स्टॉल पर जो इत्र बिकता है, कौन बनाता है उसको? एक बूढ़ी औरत है, यही पास वाले गांव में रहती है। नटवर का दोस्त रॉय वही उनसे इत्र लेकर बेचता था। नटवर बहुत ही सीधा साधा आदमी है, वो यहाँ बस सिर्फ सेवा करने आता था और बस अपने काम से काम रखता था। गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी मदद करता हूं तो सुकून मिलता है। एक नया दोस्त बना है, मेरे जैसा ही है, शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत है। मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। लोअर मिडिल क्लास का लड़का लगता है, जिसके जनरल इश्यूज हैं, सोसाइटी की मदद करना, कम्युनिटी को खाना खिलाना। ऐसा लड़का किसी के मर्डर क्यों करेगा? सर लेकिन इसकी डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ मर्डर विक्टिम्स के घाव क्लीन थे। सर हो सकता है कि ये दो अलग अलग लोग। जोशी, अभी जो नाम तुमने लिए उन नामों पर जरा गौर करो। नटवर, बंटी, लकी, रॉय, मिस्टर ए, ये जितने भी नाम हैं सभी फेमस फिल्म्स के फेमस किरदारों के, जो कॉनमैन थे, यानी कि ठग। हम अभी तक सुरागों में ही उलझे रहे। वो गाड़ी से मिलने वाला सिम कार्ड, आईडी प्रूफ, मेडिकल रिसीट, हमें उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि ये हमारे साथ खेल खेल रहा था। सर हमारे पास इन झूठे नामों के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं। एक बेनाम और बेशक्ल आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हेलो। अरे सर, आप जितना टाइम मुझे देते हैं ना, उतना टाइम अपनी बीवी को देंगे ना तो आपकी पूजा करने लगेगी वो। कौन बोल रहा है? नटवर, लकी, रिकी, या मेरा असली नाम जानना चाहते हैं? कौन हो तुम? कहाँ हो इस वक्त? सर मैं जा रहा हूँ आपका शहर छोड़ के, भूल जाइए मुझे। किसके कहने पे तुमने ये सब मर्डर्स किए? मेन टारगेट कौन था तुम्हारा? नटवर, बंटी, लकी, तुम जो कोई भी हो, कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास मुझे कॉल करने की। अरे वजह आप हो सर, वैसे आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मर्डर की वजह घर के बगल में है। हेलो, घर के बगल में मतलब? सर मैं नंबर ट्रैकिंग पे डालता हूँ और जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके नेबरहुड में देखता हूँ। कुछ नहीं हासिल होने वाला उससे, ये सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है, खेल रहा है हमारे साथ। जोशी, इन नामों का सहारा लेकर अभी तक जितने भी क्राइम हुए उन सब की डिटेल्स चाहिए मुझे। कॉफी आ गई है। आ रही हूँ। पंकज, कल चले अंगूठी देखने के लिए? ठीक है, चलते हैं। पंकज, अगर तुम अपने पास्ट को अभी तक नहीं भूले हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है तन्वी, बस काव्या की याद आ गई थी। वो मेरा अतीत थी, अब तो मेरी आज हो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट। और आप घबराइए मत, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कहीं जाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। सर पुणे के केस के बारे में पता चला है, लेकिन 2016 का है। कितने विक्टिम्स थे? 2। सरला दीक्षित, किलर की अपनी माँ और उनके पड़ोसी काव्या दवे। अपनी माँ? ये कंफर्म्ड है? किलर का नाम है मनीष दीक्षित। ये रहा उसका फोटो।
अपनी माँ के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड है। ठीक उसी तरह से खुरपी से मारा गया था। इनके साथ एक आदमी रहता था, पंकज, जो इस केस का प्राइम विटनेस है। सर पिछले 4 साल से पुलिस प्रोटेक्शन में। पुणे पुलिस ने उसे किसी दूसरे शहर में सेटल किया जब तक ये मनीष नहीं मिल जाता। इसकी फोटोग्राफ देश भर के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। 9 महीनों में पहली बार इस किलर को शक्ल मिली है। सर, मनीष को भोपाल में देखा गया है। वहां के एक चाय वाले ने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत एक टीम रेडी करो, भोपाल पुलिस को बैकअप रिक्वेस्ट के लिए बोलो। ये मनीष का, रोहित या विजय, इनमें से किसी से कनेक्शन मिला कुछ? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं मिला। मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। जोशी, गावड़े, उधर देखो। तुम मेरे पीछे आओ। तन्वी, ठीक तो हो तुम? देखो जरा, कहाँ है जोशी? पंकज, तुम जल्दी घर आ जाओ। कोई मनीष नाम का आदमी घर आ गया था। मनीष? तन्वी सुनो, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, हमने भोपाल के सभी एग्जिट पॉइंट्स पे नाकाबंदी कर रखी थी सर, बट अनफॉर्चुनेटली मनीष हमारे हाथ से निकल गया। शायद शहर छोड़कर बाहर जा चुका है। बट सर, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उसे अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। जय हिंद सर। सर, मनीष के बैग से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन वो रांची और कोलकाता के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। मुझे इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स चाहिए। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। इतने दिनों से आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आज जब आपके सामने हूं, आपने पहचाना भी नहीं। दिल तोड़ दिया आपने। कि डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कहाँ है। एक झटके में किसी की जान लेने में जो नशा है, जो सुकून है, खैर वो आप नहीं समझोगे। बकवास बंद कर और सीधी तरह से ये बता कि तेरा साथी कौन है और कहाँ है। फिलहाल तो तन्वी के घर के पीछे जो गली है, मकान नंबर 4, वहां पे मिलेगा वो। क्या नाम है उसका? कौन है वो? इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है ना तूने। तन्वी नाम है ना उसका? तू बोर नहीं हुआ इन सब चीजों से? ये सारा खेल पुराना सा लगता है। अब लोगों को मारना इतना आसान हो गया है, कोई मजा ही नहीं रहा यार अब इन सब चीजों में। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। मैं अकेले हाथ साफ कर लूंगा उस पर। चल ठीक है, कल का प्लान करते हैं। क्यों? इतने लोगों की जान लेने की वजह क्या थी तेरे पास? अगर वजह होगी तो सजा कम मिलेगी क्या? मेरे लिए तो ये एक नशा है। वैसे आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते, वो तो मुझसे आपकी तड़प देख ही नहीं गई और मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैं खुद चला आया। अब वो मजा नहीं रहा लोगों को मारने में, अब आराम करना है जेल जाके। नमस्कार।
मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपराध मात्र व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की विफलता का प्रमाण है। स्त्री के अपने गुण होते हैं और पुरुष के अपने गुण होते हैं, लेकिन जब से समाज ने औरतों को पुरुषों से कम आंका है तब से लेकर आज तक औरतें अपने बराबरी के हक के लिए संघर्षरत हैं। औरतों के साथ हो रहे अत्याचार कहीं ना कहीं पुरुष की मानसिकता का घोतक है कि वो औरत के साथ कुछ भी कर सकता है और औरत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आखिर कौन था वो अपराधी जो भरी दोपहर अपने अपराध के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव करता है और फिर बेखौफ होकर एक महिला को उस जगह ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाता है? कहां से आता है ऐसा दुस्साहस? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे दरिंदों के सर से कानून का खौफ खत्म हो गया है, या औरतों पर होती दरिंदगी की खबरों को सुनते सुनते इन अपराधियों ने ऐसे कुकर्मों को अपना हक समझ लिया है? बस भैया, आजा मीता। ले भैया, ये भी ले, मिठाई लीजिए छोरा भाई। हाँ चल मीता, आज गृह प्रवेश है ना थारो? अच्छा रुक 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 रुक, एक मिनट, रुक 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 रुक, एक मिनट। चल आजा। थारी आँखों का सुरमा प्यारा लागे, रे चोखा लागे रे मन। अरे क्या कर रहे हो? रुको रुको, मने दो। मैं अरे तू आराम कर, मैं कर लूंगा। ठीक काम करोगे और मैं आराम ना। लाओ मने दो और वो डब्बो लेकर आओ। अच्छा ठीक है। लग गई। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। शर्मा रही हो? मेरे से शर्मा रही है? देख, आज से हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे के सच्चे साथी, दुख में भी और सुख में भी, है ना? कोई आ गया। कौन है? हमारे को मालूम है आप लोग नाराज हो हमारे से, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस प्रीति की मदद की सरपंच जी के छोरे अंकुर के साथ भागने में। वे दोनों ब्याह करना चाहते थे एक दूसरे से। अरे झूठ मत बोल सुबोध, तू मेरी छोरी को बेला फुसला के ले गया था और जब उसे तेरी नियत का पता चला ना तो वापस आ गई। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप चाहो तो प्रीति को बुला के पूछ लो। तू पंचों के सामने मेरी छोरी को बेइज्जत करना चाहे? नहीं आएगी वो यहाँ। सरपंच जी, एक बार अंकुर को बुला के तो पूछ लो ना, सब साफ साफ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? तो सुनो, मेरे छोरे को बदनाम करता है। मारो इसे। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो। मारो इसको। मारो इसको। मत मारो, मैं जाके हाथ जोड़ू तू। मत मारो। रेनू, तुम्हारी भाग्य रेखा देखी मैंने, पक्का कोई लॉटरी लगने वाली है। कुछ भी अनशन मत बोला। अरे पाग, अंडरस्टैंड नहीं बोल रहा हूँ, सच बता। एक सेकंड दो, ये देखो, ये जो रेखा है ना, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी वे बहुत तेज चल रहा है। हीरो समझते अपने आप को? कौन है भाई आप? बताओ तुझे कौन है? क्या कर रहे हैं? क्यों? शादी मुझसे कर रही हो, मजे इसके साथ कर रही हो। शादी? क्या बोल रहा है रेनू ये? झुंडू शादी मंगेतर है मेरी, अगर इसके आसपास भी दिखा ना तो तोड़ दूंगा। चल भाग जा, भाग जा। चल घर ड्रॉप कर देता हूं। चल ऑटो। इसमें रोने की क्या बात है रेनू? सही तो कहा आकाश ने, तेरा होने वाला पति है वो,
अगर तुझे इस तरह से सड़क पर किसी के साथ हंसते बोलते देखेगा तो गुस्सा तो आएगा उसे। पापा आप उसकी साइड ले रहे हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। और अब तू ये ऐसे छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना बंद कर। तू तो शादी करके चली जाएगी, तेरे बाद मुझे रागनी के लिए भी तो लड़का देखना है। पापा लेकिन उसने तेरा दुखड़े सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब जैसा आकाश कहे वैसा ही कर तू, मेरे पर शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, और सुन, अभी फोन कर आकाश को और माफी मांग अभी। अरे बस ठीक हूं मैं। अपनी हालत तो देखो, कितनी बुरी तरह मारा है उन लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, मत जाऊं। सुबोध, क्या हो गया? अरे भाग यहाँ से। अरे क्यों? गांव वाले आ रहे हैं तुझे मारने के लिए। क्या बात कर रहे हो ज्ञान? अरे सरपंच और प्रीति के घर वालों से तूने दुश्मनी मोल ले ली है, और ये किस चोरी से ब्याह करके ले आया तू? क्या सोचा था गांव वाले तेरा स्वागत करेंगे? तारे को तो सब कुछ मालूम है ज्ञान। पूरा गांव जानता है प्रीति और अंकुर की प्रेम लीला के बारे में। अंकुर के दबाव में मैंने सब कुछ किया। नीता से शादी करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसे मांगे मैंने अंकुर से, और उसके बदले में ये काम किया। तो अरे ये सब कुछ उन लोगों को कौन समझाएगा? उनके सर पर तो खून सवार है। प्रीति के घर वाले और सरपंच ने मिलकर तुम दोनों को मारने का मंसूबा बनाया है। लेके भाग जा इस चोरी को। भाई जिंदा ना बच पाओगे तुम लोग, जिंदा ना बच पाओगे भाई। नहीं मित्र, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा थारे को। पापा बात तो सुनिए मेरी, कुछ तो खा लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पहले तो आकाश को फोन करके माफी मांग। ठीक है पापा, मैं आकाश से माफी मांगने को तैयार हूँ। क्यों दीदी, आप क्यों आकाश से माफी मांगोगी? माफी तो उसे आपसे मांगनी चाहिए। शादी से पहले ही पापा वो दीदी पर इतने हुक्म चला रहा है, तानी शादी के बाद तो क्या करेगा? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप ये रिश्ता तोड़ दो। क्या अड़चन पक रही है? रिश्ता ना हुआ पेड़ पे लगा हुआ फल हो गया, जब जी चाह तोड़ दिया। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इंजीनियर है आकाश, लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है। होगी, लेकिन पापा जिस घर में दीदी खुश ही नहीं रहेंगी वहां उस पैसे का क्या काम? चुप कर तू अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ, और तू उल्टा सीधा मत डाल इसके दिमाग में। लेकिन पापा, दीदी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। लो भैया, क्या देख रही है? गांव से बहुत दूर है हम, कोई नहीं आएगा। चल एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं टिकट लेकर आता हूँ। हाँ, ये फोन में पैसे भी भरवा लाना। ठीक है, तू बैठ, मैं आता हूँ। हाँ, छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं छोड़ेगा? हलवा समझा है क्या? आपकी वाला तो हाथ लगा के दिखा तो मेरे को सारा मेरे को धक्का दे रहा। मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है, मेरा मोबाइल चुराता है। अब मैं चोर नहीं हूँ साहब, वो दोनों गुंडों ने मारे को फंसा दिया साहब। झूठ मत बोल, सबने देखा था तुझे, तेरे पास दो मोबाइल थे। अब उन दोनों में से एक तो मेरा फोन था, एक मेरी बीवी का फोन था साहब। सब हुआ क्या था कि मैं जा रहा था और उन दोनों में से एक बंदा मेरे से टकराया और मेरे गिर गया साहब, मेरा फोन भी गिर गया। उनमें से एक मेरा फोन उठा के बोलता है कि ये मेरा फोन है, मेरा फोन है, और वो चोर चोर चिल्लाने लग गए साहब। सब मेरी बीवी बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रही है साहब। बस पुलिस के सामने जो भी आता है ना, दुख भरी कहानी सुनाता है। एक दिन लॉकअप में रहेगा ना तो सब कबूल कर लेगा। बंद करो इसको लॉकअप में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। अभी साहब, आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या? हाँ, आइए आपको दिखाते हैं कौन सी बस में चढ़े। आइए पास में आइए।
अच्छी लग रही हो। सॉरी हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे पता है। लेकिन तुम भी मुझसे बहुत बहस करती हो। काम करो, तुम मुझे सॉरी बोल दो, ठीक है? सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। आकाश आई एम सॉरी। इट्स ओके, आगे से ना। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आकाश, यहाँ पे तमाशा मत करो। तमाशा तुमने देखा है, मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। किसकी वजह से मुझे छोड़ रही हो? उस चंदू की वजह से। काट के लाके रख दूंगा मैं। आकाश, जबरदस्ती तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। अच्छा यही होगा कि मुझे भूल जाओ। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अच्छे से जीने दो। अब आप पूछे इनसे, इनको कितनी बार मैंने कहा कि चोर मैं नहीं, वो लोग हैं, मगर सर इसके पास 2 फोन थे तो कंफ्यूजन हुई। फिलहाल जाओ तो। सॉरी सर। सब हमारी बीवी साहब। तुम शांत हो जाओ, बैठो, बताओ क्या हुआ है? हमारी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा साहब। आखिरी बार कहाँ देखा था उसको? जयपुर बस अड्डे पे साहब। और सर इन्हें ठगने वाले लोगों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं, और काम करने के तरीके से लग रहा है जैसे कोई पेशेवर मुजरिम थे। सब हमारी बीवी का पता लगा लो साहब। सुबह तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है दीदी, आकाश से शादी ना करने का डिसीजन आपका एकदम सही है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो अभी भी। रागिनी, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, पर तुझे अब मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने तय कर लिया, मैं डर के नहीं जीने वाली। और वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया। कौन है वो? और कहीं उसी की वजह से तो तुमने संजीव को रिजेक्ट नहीं किया था? सच बताओ दी। संजीव, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। संजीव, मेरे कहने से शादी नहीं रुकेगी, सिर्फ तुम ही शादी को रोक सकते हो। प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, मैं मना कर दूंगा। रेनू दी, उस दिन भी तुमने एक झूठी कहानी बनाकर इतना अच्छा लड़का हाथ से गवा दिया। तुझे संजीव की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? टॉपिक मत बदलो दी। ये बताओ कोई लड़का है भी या नहीं, या फिर तुम इस बार भी कोई झूठी कहानी बना रही हो? दी बताओ ना, कौन है वो? सही वक्त आने पर सब बता दूंगी। सर जो एटीएम कार्ड हमें जंगल में मिला था, बैंक मैनेजर का कहना है कि वो एटीएम कार्ड झारखंड के भभुआ के रहने वाले एक आदमी का है। सर हो सकता है वो औरत भी झारखंड की हो। मुमकिन है। तो एक काम करो, तुम झारखंड के लिए निकलो, मैं झारखंड पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रेणु, कहाँ है तू? इधर आ, बाहर आ। जी पापा, क्या हुआ? क्या ये है? राजेश कौन है ये? पापा, राजेश मेरे पति का नाम है। क्या? तूने सच में शादी कर ली? कोई शादी वादी नहीं हुआ है अंकल। कह तो रहा हूं आपसे, सर्टिफिकेट नकली है ना? नहीं नहीं पापा, ये सर्टिफिकेट एकदम सच है, मेरी वाकई में शादी हो गई है। क्या है ये? अंकल आप दुखी मत हो, देखो आप शादी की तैयारी करो, मैं हूं ना, इसे तो मैं संभाल लूंगा। मैं तुझ जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल जा, बाहर जा। मुजाहिद आपका ही नाम है? जी साहब, हमारा एटीएम कार्ड चोरी हो गया था साहब। हम पंजाब में जेसीबी चलाने का काम करते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले जब हम दिल्ली बस अड्डे पे बस का इंतजार कर रहे थे,
तभी अचानक एक आदमी आधम का। कौन आदमी? साहब, हम बस का राह देख रहे थे तो आदमी हमसे आकर बोला कि हम भी झारखंड जाने वाले हैं। साहब, वो हमसे बतियाने लगा। हमें बाथरूम जाना था तो हमसे कहने लगा कि हम संभाल लेंगे तुम्हारा सामान। हमने भरोसा कर लिया साहब उस पर और लौट गए। जब वहाँ लौट कर वापस आए तो ना तो वो आदमी वहाँ पर था ना हमारा सामान। और उसी बैग में तुम्हारा एटीएम कार्ड भी था? अरे एटीएम कार्ड का साहब, हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, पैसा, कपड़ा लत्ता सब कुछ उसी में था। मुझे तुम्हारा फोन भी चोरी हुआ था ना? जी साहब। उसका IMEI नंबर है तुम्हारे पास? रागिनी! रागिनी रुक, मारी हूँ। रागिनी! रागिनी, अच्छा वो तुम मिल गई। रागिनी, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। मुझसे बात मत करो तुम। रागिनी, आई एम सो सॉरी, पर तू ही बताना मैं क्या करती। वो उस आकाश से शादी करके अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद करती ना? पर मेरी कर दी ना। मतलब तुम तो चली गई, पर तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। रागिनी, एक मिनट, साफ साफ बता हुआ क्या है? आकाश बेटा, हाँ बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। देखिए, जैसे हाथों की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सारी औलादें एक जैसी नहीं होती। आप अपना वादा पूरा कर सकते हो अभी भी। मैं रागिनी से शादी कर लूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तो। रागिनी, तू करेगी ना आकाश से शादी? तू आकाश से शादी करेगी? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रागिनी, रागिनी मेरी बात तो सुन। सर, मुजाहिद का जो फोन चोरी हुआ था उसको सर्विलेंस पे डाल दिया है। अगर कोई दूसरा सिम एक्टिव हुआ तो पता चल जाएगा। सर, विक्टिम की बॉडी का क्या करना है? डॉक्टर का कहना है कि बॉडी तेजी से गल रही है। डॉक्टर से बॉडी का DNA प्रिजर्व करने के लिए कहा और उसके बाद अंतिम संस्कार करवा दो। और विक्टिम की तस्वीरें दी थी अखबार में, उसे कुछ पता नहीं चला? सर, फिलहाल तो नहीं। साहब, मारो बच्चा, आप सच कह रहे हैं। हमने उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। उसको तो 2 लोग उठाकर ले गए थे साहब। कौन था वो आदमी? साहब, हमें नहीं मालूम वो आदमी कौन था। हम मानते हैं कि हमने उस दिन सुबोध को ठगा था। लेकिन साहब, जब हमने सुबोध की बीवी को देखा तो हमारे मन में लालच आ गया और हमने एक और प्लान बनाया। अभी साहब, आप जिसको ढूंढ रही हैं उनको तो मैंने दिल्ली की बस में चढ़ते हुए देखा है। क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ, वही ना हल्की पीली शर्ट वाला आदमी ना। वो तो भाभी साहब 12:20 की बस से दिल्ली चला गया। अरे मैंने ही तो टिकट काटा था उसका। ये हाँ, सुबोध नाम था ना उनका। हाँ, पर ये मारे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई साहब, मारे को अभी दिल्ली जाना है। भाभी साहब, आज तो कोई बस है नहीं, कल जरूर मिल जाएगी दिल्ली की बस आपको। कल चले जाना। पर मैंने तो अभी जाना है। आप फिक्र मत करो, आपको दिल्ली जाना है। शाम को यहाँ से टैक्सी जाएगी, वो मेरा दोस्त ही है, छुड़वा देते हैं आप। साहब, मानते हैं कि हमने उस लड़की को बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन वो आदमी उसको किडनैप करके ले गया। और कहाँ लेके गए साहब हमें नहीं पता साहब। नहीं मालूम साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। लेकिन हमें पता है कि तुम दोनों के मुंह से सच कैसे उगल बना। अनुज के मुताबिक मीता को अगवा करने वाला शख्स नकाबपोश था, लेकिन क्या अनुज जैसे शातिर अपराधी की बात पर यकीन किया जा सकता है? दूसरी ओर रेनू और रागिनी, इन दोनों बहनों की कहानी से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। या चांदनी, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती ना अगर, तो ये जॉब मुझे कभी नहीं मिल पाती। कितनी बार थैंक्स बोलेगी? दोस्त भी बोलती है और थैंक्स भी बोलती है।
चल मेरा घर आ गया, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय बाय। हेलो। अब हेलो पापा, मैं रेनू। लेकिन साहब हमारी बीवी को कोई किडनैप क्यों करेगा साहब? सुबोध, हम भी पहले ऐसे ही सोच रहे थे और इसीलिए उन दोनों के साथ हमने सख्ती भी की, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि उन दोनों ने मीता के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम हमें ये सोचकर बताओ, क्या मीता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, आस पड़ोस में या कहीं और? मीता की तो नहीं साहब, लेकिन हमारी दुश्मनी है सब हमारा गांव में। तो तुम्हें लगता है कि प्रीति के फादर विजय और गांव का सरपंच मीता को अगवा कर सकते हैं? धोखा और दुश्मनी इंसान आसानी से नहीं भूलता साहब। कहीं उन लोगों ने हमारी मीता को। तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम घर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है साहब। शर्मा, इस सुबोध के गांव जाकर हमें इंक्वायरी करनी होगी। हो सकता है कि वहां से मीता के बारे में हमें कोई पुख्ता लीड मिले। साहब, इंसान को पहचानने में बात खा गया मैं। वो आकाश जिसे मैंने अपने बच्चों से ज्यादा माना, कातिल निकला। पापा, पुलिस ढूंढ रही है उसे, और अच्छा ही हुआ कि रेनू दीदी हम सबको छोड़कर चली गई, वरना उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। मुझे बचा लो, दरवाजा बंद करो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। रागिनी, दरवाजा बंद करो। निकलो यहाँ से। रागिनी, मैं कह तो रहा हूँ, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आकाश, निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। निकलो। वो ठीक करिए, तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तेरा भी पढ़ निकल आया क्या? छोड़ो पापा को, आकाश छोड़ो। मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे तो इस घर में नहीं रखता। मैं भी देखता हूँ कौन निकालता है। यहाँ मत रुक, नहीं नहीं रह सकता। निकलो यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे नहीं साहब, हमारी दुश्मनी तो सुबोध से थी। मीता को अगवा करके मेरे को क्या मिलेगा? साहब, जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। देखिए, इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ने में टाइम लगता है। क्यों बेकार में तोड़वाना चाहते हैं? धमकियां किसी और को देना साहब, सरपंच हूं गांव का, नियम कायदे मैं भी जानता हूं। जब कह रहा हूं मीता को अगवा नहीं किया तो नहीं किया। कोई सबूत है आपके पास? सबूत हो ना तब आना। जयराम जी की। सर, मुजाहिद का जो फोन चोरी हुआ था वो जयपुर में एक्टिव हुआ एक नए नंबर के साथ। किसका नंबर है? शुभम। हाँ। अरे लेकिन लेके चलो सर। अरे मैंने किया क्या है? लेकिन मारे को मत मारो साहब जी, मैं सब बता रहा हूँ। आपने, मैंने वो फोन एक मोबाइल की दुकान से खरीदा था। वो आदमी सेकंड हैंड फोन बेचता है। वो फोन तुमने कौन सी दुकान से खरीदा था? अरे चल निकल। क्या होगा साहब? अरे बात क्या है? सब मैं बताता हूँ। साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी का फोन बेचा है साहब, लेकिन ये कत्ल वतल से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। किसको बेचा? अरे साहब, दिन में 10 लोग आते हैं, 10 फोन बेचता हूं। 10 लोगों के चेहरे याद कर और बता किस किस को बेचा था। तेरी दुकान में सीसीटीवी तो है ना? हाँ, पर वो खराब है साहब। अब अगर तुझे खुद की जान बचानी है तो जिसको फोन बेचा था उसके नाम और चेहरे याद कर। नहीं साहब, मैं चेहरे याद करता हूँ। और वो आप लोग क्या बनवाते हैं? स्केच प्रशांत, जो भी स्केचेस बनवाए उन्हें मुजाहिद से वेरीफाई करो। जी सर, मेरे ख्याल से लड़की की पहचान करवाने की हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। सर, एक बार फिर से अखबार में फोटो दे दो। सर, प्रशांत के बनाए स्केचेस में से एक स्केच को मुजाहिद ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये रहा वो स्केच, और इसे उठा लिया है।
मैं मानता हूँ कि मैंने मुजाहिद का सामान और उसका फ़ोन चुराया था साहब, पर वो सारा सामान मैंने प्रशांत को बेच दिया था साहब। तुमने जो मुजाहिद का सामान चुराया था उसमें मुजाहिद का एटीएम कार्ड भी था, और वो एटीएम कार्ड हमें एक लड़की की डेड बॉडी के पास मिला। वहाँ कैसे पहुँचा? मतलब तुमने पहले उस लड़की का मर्डर किया, सामान प्रशांत को भेजा, और वो एटीएम कार्ड तू गलती से वहीं भूल गया, है ना? साहब ये सच नहीं है साहब, मैं कोई खूनी नहीं हूँ साहब। मारे को तो ये चोरी भी मजबूरी में करनी पड़ी थी साहब। एक हफ्ते पहले मारे को भी वहीं पर लूटा था किसी ने, उसी जगह पर। हमारे पास तो जयपुर आने का भी पैसा नहीं था साहब, और मजबूरी में मारे को भी वही जुल्म करना पड़ा जो हमारे साथ हुआ था। इस टैटू को देख और बता, तूने ये टैटू किसी लड़की के हाथ में देखा था? नहीं साहब। अगर ये सुबोध सच बोल रहा है तो हमें इस केस को रीलुक करना पड़ेगा। हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। सर, सुबोध का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए मैंने प्रशांत को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर, प्रशांत का घर और दुकान दोनों जगह चेक किया, दोनों जगह ताले लगे हुए हैं। खबरियों को काम पे लगाओ, लेकिन ढूंढो इस प्रशांत को। जी सर। इस प्रशांत ने भागकर कम से कम इतना तो साबित कर दिया कि इसका इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। सर, खबरियों ने पता लगाया कि मीता को जीबी रोड के एक ब्रोथल में बेचा गया। वो ब्रोथल मुन्नी नाम की एक औरत चलाती है। उसने बताया कि 5 महीने पहले मीता एक अपने कस्टमर के साथ भाग गई थी। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद से मीता की सर्चिंग शुरू करो। मैं तब तक उसके पति सुबोध को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। उसके हाथ में ऐसा टैटू बना था। वो अपनी बहन रेनू को ढूंढने यहाँ दिल्ली आई थी। मुझे क्या पता था एक बेटी की तलाश पे दूसरी बेटी भी खो दूंगा। रागनी का फोन स्विच ऑफ है। क्या आपके पास आपकी बड़ी बेटी रेनू का फोन नंबर है? मुझे उसका पुराना नंबर याद है। नंबर बताइए। सर, रेनू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मोबाइल कंपनी से पता चला है कि उसने नंबर लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट किया था, जिस पर फरीदाबाद का एड्रेस है। फरीदाबाद? जी सर। सर, जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि रेनू फरीदाबाद से जयपुर जा चुकी है। और जयपुर में कहाँ रह रही है आजकल? सर, ये तो पता नहीं चला है, लेकिन सर रेनू फरीदाबाद के जिस एड्रेस पर रहती थी उसी एरिया में चांदनी नाम की लड़की भी रहती थी, जिसका कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था। और सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि चांदनी का मर्डर भी वैसे ही हुआ था जैसे रागिनी का मर्डर हुआ था। क्या दोनों विक्टिम्स को मारने से पहले नशे की दवा दी गई? हाँ सर। और सर, इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों का रेप भी हुआ था, और चांदनी की लाश भी रेलवे ट्रैक के पास के जंगलों में मिली थी। क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, लेकिन चांदनी रागिनी की बहन रेनू की बहुत अच्छी दोस्त थी। रेनू की बहन रागिनी का कत्ल ठीक उसी तरह से हुआ जैसे रेनू की फ्रेंड चांदनी का। माजरा क्या है? सर, कमें सर, रागिनी कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे रागिनी रेगुलरली टच में थी। किसका नंबर है? सर, नंबर तो फेक डॉक्यूमेंट से कर लिया गया है, लेकिन जिस फ़ोन में ये नंबर यूज़ हो रहा था वो डबल सिम स्लॉट वाला फ़ोन है। तो जाहिर सी बात है इस दूसरे सिम के डॉक्यूमेंट्स भी फेक ही होंगे। जी हाँ सर, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो दूसरा सिम कार्ड है ये किसी और फ़ोन में एक्टिव था। ये हमारा पहला फ़ोन है जो कि डबल सिम स्लॉट वाला है। ये पहला सिम बंद है, और ये जो दूसरा सिम है ये किसी दूसरे मोबाइल में एक्टिव है, और ये दूसरा फ़ोन भी डबल सिम स्लॉट वाला है। जब हमने इसके IMI नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें एक तीसरा सिम यूज़ हो रहा था, और ये तीसरा सिम अब किसी और फ़ोन में एक्टिव है। और सर, ये सिम जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसके बारे में पता चल गया है। कौन है वो? हमारी बात को भरोसा करो साहब, वो चोरी का फ़ोन था जो मैंने प्रशांत से खरीदा था। अब उसके पहले किसने इस्तेमाल किया, कब किया, मैंने क्या मालूम साहब। एक बार तुम पर भरोसा करके गलती कर चुके हैं, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मर्डर केस है। जिस लड़की का कत्ल हुआ है ना, उसकी एक नंबर पर लगातार बात होती थी, और जिस नंबर पर बात होती थी और जिस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में वो सिम इस्तेमाल होता था, उस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के तार तेरे मोबाइल से जुड़ रहे हैं। इस बार सीधे सीधे पूछो, सीधे सीधे बता दे। अगर नहीं बताएगा ना तो उल्टा लटकाएंगे, और इस बार इतना मारेंगे। हाँ तो मारो ना साहब, मारो, लेकिन सच यही है साहब कि किसी खून से मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। हमारी तो किस्मत ही खराब है, जो ये सारे दुख और ये मुसीबत एक साथ हमारी किस्मत में आ लिखे। और साहब, अगर आप बोल रहे हो कि मैं खूनी हूँ तो हमारी बीवी मीता को खूनी कौन है साहब? मतलब आप साहब बोल क्या कहना चाहता? साहब, मेरी बीवी मीता का खून हो गया था साहब, और मैंने जयपुर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है। आप चाहो तो पता कर लो। बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए।
तुम्हारी बीवी मीता को दिल्ली में एक कोठे पर बेचा गया था। हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि हमें उसकी ये फोटो मिली। पानीपत में उसकी लाश मिली हमें। किसी ने उसका गला दबा के मार दिया था उसे। सर मुझे नहीं लगता सुबोध खूनी हो सकता है। मैंने पता किया है, इसकी वाइफ का मर्डर हुआ था और ये बात सच है। हालांकि चांसेस कम है, पर फिर भी क्वेश्चनिंग करते रहो। प्रशांत के बारे में कुछ पता चला? सर तलाश जारी है। ढूंढो उसे। सर साला साले वर्दी देख पक गया होगा। साला पेंटिंग क्या बात है। भाई 2 मिनट जोर से लगी। सुखराम जल्दी आओ। हेलो, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। पुलिस की नजरों में अब भी प्रशांत और सुबोध दोनों संदिग्ध थे। पुलिस ने सुबोध की फोटो कई रीजनल अखबारों में छपवाई। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंततः पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस का सबसे बड़ा खुलासा किया। एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको अचंभित कर दिया। सर इस सुबोध को तो हम निर्दोष समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही शातिर निकला। अखबार में हमारे द्वारा सर्कुलेट की गई फोटो को देखकर कई पुलिस स्टेशन से फोन आए। सर बंगाल पुलिस ने तो इसे वांटेड घोषित किया है। दुर्गापुर में एक मर्डर किया था इसने। पर समझ में नहीं आई, सुबोध का नाम डेटाबेस में कैसे नहीं मिला? क्योंकि सर ये हर जगह फेक नेम से क्राइम करता है। बंगाल पुलिस में बादल नाम से केस रजिस्टर्ड है, बिहार में विनोद और एमपी में रघुराम। सर बंगाल केस में सुबोध ने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की थी। अंजना नाम की एक लड़की को जंगल में ले जाकर नशे की दवाइयाँ दी, उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। एक आई विटनेस की वजह से पकड़ा गया और 2 महीने तक जुडिशियल कस्टडी में था। सर जेल के इंचार्ज से मेरी बात हुई। उसका कहना है कि सुबोध जेल में चार्ल्स शोभरा जैसे सीरियल किलर्स की किताबें पढ़ता था और दूसरे कैदियों को भी सीरियल किलर्स की कहानी सुनाता था। सीरियल किलर? इस सुबोध की दिमागी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सर जेलर को भी यही लगता था, तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट का कहना था कि सुबोध सेक्स एडिक्ट है और उसके लिए वो मर्डर भी कर सकता है। अच्छा, इसकी जमानत तो हुई नहीं होगी, फिर ये छूटा कैसे? सर सुबोध ने वही तरीका वहाँ अपनाया जो उसने यहाँ अपनाया था। सुसाइड का नाटक करके अस्पताल में भर्ती होकर चकमा देकर भाग गया। अच्छा, सुबोध ने बंगाल के अलावा और कहाँ मर्डर किए? सर सुबोध ने कुल 11 मर्डर किए हैं अलग अलग नाम से, और सब में विक्टिम औरतें थीं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी मर्डर किए सुबोध ने। तो मतलब अगला मर्डर ये दिल्ली में नहीं कहीं और करेगा। ये कहीं ना कहीं तो अगले शिकार की तलाश में होगा। वर्मा, इससे पहले ही किसी और मासूम को अपना शिकार बनाए, ये सुबोध मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। सर हेलो, सर वो रूम नंबर 11 में पक्का वही है सर? पक्का? यस सर। चलो। सुबोध बहुत घुमा लिया तूने हमें, अब पुलिस स्टेशन चलने का समय आ गया। लेके चलो इसे। खूब दौड़ाया ना आप लोगों को, लेकिन अब और परेशान नहीं करूंगा, बता दूंगा सब कुछ। हमारी मीता, जिसको उन कमीनों ने धंधे पर बैठा दिया था, आपको तो पता ही चला होगा ना? पता है हमें। हमारी बीवी मीता अपने किसी कस्टमर के साथ भाग गई थी। अरे वो कस्टमर नहीं तो था, पहले भगा के ले गया उसे और मार दिया। फिर क्यों मारा मीता को? मैली हो गई थी ना साहब। मीता की मौत के बाद मानो मन नया जन्म मिल गया हो। सालों तक लोगों ने सताया मारे को, पर अब हमारी बारी थी। रेणु का यही दिल्ली के त्रिनगर में शादी की थी उससे मैंने। रेणु की बहन रागिनी, उसे क्यों मारा? रेणु के साथ उसे मार्केट में देखा था मैंने,
रागिनी बड़ी पसंद आई थी मैंने, लेकिन रागिनी से पहले रेणु की सहेली चांदनी से मिला मैं, और बाद में मुझे पता चला कि रेणु रागिनी को बार बार फोन करती थी, और वहीं से रागिनी का नंबर चुराया मैंने, और फिर रेणु से मिलने के बहाने उसे दिल्ली बुला लिया। बस बस भाया। यहाँ पर किस लिए? यहीं से जाना पड़ेगा, वो पूरा घूम के जाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। अरे थक गई है, एक काम कर, और कितना दूर जाना है? ये जूस पी ले, पी ले पी ले। और पी ले। चलो ये सब वैश्यपना क्यों करता था? हमारे को भी शोभराज भैया की तरह अलग अलग लड़कियों को चखने का चस्का लगा था। तूने सभी विक्टिम्स को किसी रेलवे स्टेशन के पास वाले जंगल में ले जाकर मारा, और वहां ले जाकर मारने से पहले तूने नशे की दवाई देता था। कहां से सीखा ये सब? अभ्यास किया था साहब, खूब पढ़ता था मैं जेल में, और इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन यूज करता था हर बार, ताकि आप लोगों को कोई सबूत ना मिले। सोचा था कि शोभराज भाई का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। मस्त। सुबोध ने अपने स्टेटमेंट में जो खुलासे किए थे वो काफी चौंका देने वाले थे। सुबोध एक कुख्यात अपराधी के किस्सों और कारनामों से काफी प्रभावित था। उस अपराधी को वो अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल मानने लगा था, और उसके जैसा बनने की सनक में वो ठीक उसी अंदाज में अपराध किया करता था। सुनने में कितना विचित्र लगता है ना, लेकिन अफसोस कि ये आज के युग की सच्चाई है। जिस तरह मनोरंजन के नाम पर खबरों को सनसनीखेज बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, ये भी इसकी एक वजह है। न्यूज चैनल और अखबार में हमें अक्सर कुख्यात अपराधियों का महिमा मंडन सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। एक भगोड़े व्यापारी से लेकर एक फ्रॉड बाबा की आलीशान जिंदगी को हमारे सामने एक रोमांचक कहानी की तरह पेश किया जाता है, और युवा अक्सर ऐसे बैड बॉयज की कहानी से आकर्षित होते हैं और उनके जैसा बनने की चाह पालने लगते हैं। वो ये सच नजरअंदाज कर देते हैं कि इन सभी शातिर अपराधियों की जिंदगी सिर्फ एक छलावा मात्र है और कुछ नहीं। यह अत्यंत आवश्यक है कि आज का युवा अपने आदर्श सोच समझकर चुने। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।